आज थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, कल थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा था। लास्ट टाइम हम लोग जो भी पढ़े थे वो रिवाइज में है माइंड में। सिस्टम हम लोग के बारे में सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे। फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा, रिजिड सिस्टम होगा। रिजिड सिस्टम जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और फ्लेक्सिबल सिस्टम मतलब जिसका बाउंड्री फ्लेक्सिबल होगा, वहाँ वॉल्यूम चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। यदि वॉल्यूम फिक्स है तो हम बात करेंगे रिजिड सिस्टम का, और यदि फ्लेक्सिबिलिटी है वॉल्यूम के चेंज होने में तो हम लोग फ्लेक्सिबल सिस्टम की बात करेंगे। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, ना एनर्जी ना मास। मास भी इटसेल्फ एनर्जी है। ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, ई बराबर एम सी स्क्वायर, देखें आप, सुने कभी? तो जब आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना होगा तो वहाँ ई बराबर एम सी स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा जिक्र होगा, तो आप खुद भी देखेंगे कि मास भी एनर्जी है यदि उसको एक पर्टिकुलर स्पीड मिले तो। लेकिन अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें हम लोग जनरली एनर्जी दो टर्म में लेके चलेंगे, एक हीट और दूसरा वर्क। ठीक है, तो आज हम लोग वर्क के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। बहुत ध्यान से अभी समझिएगा, ये सारे इंटरलिंक टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू से क्यों डिनोट करते हैं अभी आपको समझ में आएगा। हेडिंग दीजिए इंटरनल एनर्जी। हो गया? चलिए देखिए, इंटरनल एनर्जी यू से डिनोट क्यों कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। कोई एक सिस्टम हम ले रहे हैं, इसमें अलग अलग गैसियस पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का मोशन करना या रैंडमनेस, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर, ये मॉलिक्यूल इधर टकराना चाहता है, ये मॉलिक्यूल इधर जाना चाहता है, और इस साइड का मॉलिक्यूल इस साइड। हर मॉलिक्यूल का अपना अपना स्पीड है। ठीक है, एक एवरेज लेते हैं तो VRMS कहते हैं। अब ये जो भी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हीट दे रहे हैं। ठीक, तो हम लोग डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is associated with kinetic energy of the system। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी को जीरो से डिनोट करते हैं, और इंटरनल एनर्जी दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv² की बात करें, ठीक है, तो यहाँ RMS ले लेंगे। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितने टाइप के पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं अभी तक? दो तरह के पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। अब यहाँ पर समझिए कि जैसे यहाँ का मॉलिक्यूल ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो एक रीजन ये सिस्टम तो हमारा कहीं शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि मास बहुत निग्लिजिबल है। एक गैसियस पार्टिकल का मास बहुत निग्लिजिबल है। तो यदि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, एकदम क्लियर समझिएगा, इसमें आपको क्लियर सारा डायमेंशंस क्लियर नजर आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ठीक है, हाइट को इग्नोर कीजिए। यदि मास की बात करें, हाइट को अभी मत ध्यान दीजिए, सिर्फ मास की बात करें, यदि गैसियस पार्टिकल का मास ऑलरेडी बहुत छोटा होगा ना, और उस पे ये गैसियस पार्टिकल इसी रीजन में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसको उसके मास के कारण साथ साथ उसमें बहुत सिग्निफिकेंट हाइट भी नहीं अचीव कर पा रहा है वो। तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, अब आती है बात, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दो तरह का हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको कि हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, और दूसरा हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि जैसे कोई दो गैसियस पार्टिकल हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, अब ये दो गैसियस पार्टिकल हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
जो मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर इलास्टिक, हम लोग बात कर सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए, यदि फोर्स लगाए तो एक्सपैंड हुआ, रिलीज किए, अपने शेप एंड साइज में आ गया, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो इलास्टिक बिहेवियर शो किया वो, ठीक है। लेकिन ये गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। खासकर आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, वो इनसिग्निफिकेंट होता है या जीरो होता है, ठीक है। तो इसके कारण भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। इट इज इनसिग्निफिकेंट, it is significant in case of ideal gas होगा। So elastic potential energy will also be zero। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब जो भी उसके पास एनर्जी होगा, वो एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके टर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी में होगा। और इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में होगा। और चूंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी किसी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी घट जाएगा। और यदि उसका टेम्परेचर बढ़ा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब उस गैसेस सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको तो लिंक कर चुके थे, लेकिन यहां अब इसको लिंक कर लिए। इसका मतलब हम इसको देखकर क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज ये इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा ना। अच्छा, ये हम लोग ला भी चुके हैं, कैसे लाए हैं ध्यान से समझिए। इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या आया था, F/2 kb/T आया था U 1 मोल के लिए। F/2 RT लिख सकते हैं क्या, ठीक है। और U n मोल के लिए 1/2 NFRT लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो इसके अनुसार U इज इक्वल टू 1/2 FRT, और यहां हम ले लें फॉर इनसिग्निफिकेंट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में बहुत छोटा सा चेंज, तो du/dt इज इक्वल टू 1/2 FR होगा। तो यहां से हम ले सकते हैं ना, du इज इक्वल टू 1/2 FR/dt, ये छोटा सा चेंज के लिए। और फॉर सिग्निफिकेंट चेंज के लिए क्या लिख सकते हैं, ΔU/ΔT इज इक्वल टू 1/2 FNR। तो ΔU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 FNR/ΔT, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहां पर समझना क्या है, केस 1 है फर्स्ट, इफ टेम्परेचर फाइनल इज ग्रेटर देन टेम्परेचर इनिशियल, देन ΔU, यानी कि U क्या होगा, U इंक्रीज करेगा। और इफ डेल्टा फाइनल इज लेस देन इनिशियल, तो U क्या होगा। लास्ट वाली बात समझ पाए, मतलब ये क्या है, डेल्टा T मतलब क्या, डेल्टा T मतलब T फाइनल माइनस, जैसे डेल्टा U मतलब U फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा। और यदि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ पाए, वो चीज रिलेशन को हम लोग यहाँ लिए हैं। ये इनसिग्निफिकेंट चेंज के लिए, बहुत इनफाइनेटिव स्मॉल चेंज के लिए है, और ये सिग्निफिकेंट चेंज के लिए है। आप लोग पढ़ चुके हैं ना ये, तो इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। इंटरनल एनर्जी के बारे में इतना मेंशन करना है।
टेढ़ा लाइन खींच रहे हो तुम, सीधा खींचो। आप लोग को जो मिलना है वो 25 दिसंबर को मिलेगा, ठीक है। आइए देखिए यहां पर वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। हेडिंग दीजिए वर्क डन। अब इसमें दोनों चीज देखेंगे, सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पे वर्क हो रहा है, और इसके क्वेश्चंस देखेंगे फिर हम लोग। चलिए आगे बढ़े। देखिए सब लोग ध्यान से यहां पर देखिए, कुछ लिखना नहीं है, अब ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मूवेबल सिस्टम है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका बाउंड्री मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये पिस्टन जो कि सिलेंडर के अंदर है, और ये पिस्टन का हेड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर में गैसेस हैं, कोई आइडियल गैस आप ले सकते हैं जो आपको मन हो। आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ चुके हैं, वो प्रॉपर्टीज फॉलो होना चाहिए, तो कोई भी आइडियल गैस ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल गैस, ठीक है। ये वॉल्यूम जो है इसका V1 है इनिशियल, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो P1, और टेम्परेचर क्या होगा T1, ठीक है। अब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, चूंकि कंप्रेशन में है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, ठीक। तो हमको लिखना है कि जब ये जो पिस्टन है ऊपर जाएगा, शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, तो ध्यान से समझना ये बात है कि जैसे पिस्टन ऊपर शिफ्ट होगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये पिस्टन पे लगने वाला फोर्स, चूंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये पिस्टन आगे ऊपर डिस्प्लेस करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उस पिस्टन सर्कुलर होगा। हम लोग सर्कुलर की बात कर रहे हैं, आपको देखने में ऐसा लग रहा है, ऐसे सर्कुलर है पिस्टन, और सिलेंडर भी सर्कुलर है, सो ऑब्वियसली सिलेंडर सर्कुलर होगा और पिस्टन उसके अंदर में प्रेस है। तो ये जब ऊपर जाएगा, लिफ्ट होगा, तो फोर्स लगाएगा गैस पिस्टन पे, और वो अमाउंट ऑफ फोर्स जो होगा, क्या वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वो फोर्स जो लगाएगा गैस पिस्टन पे अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस कारण से पिस्टन ऊपर जाएगा और वॉल्यूम चेंज होगा, तो क्या वो फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? फोर्स कांस्टेंट कैसे रहेगा जब प्रेशर चेंज हो रहा है? तो हाँ, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, क्योंकि फोर्स इनिशियली बहुत ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, डायरेक्शन तो ऊपर ही होगा लेकिन मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, और कुछ ऐसे पोजीशन पे आएगा जहां पर पिस्टन मान लीजिए यहाँ आ गया, तो वो सिचुएशन है जहां पर पिस्टन का वेट जो गैस फोर्स लगा रहा है उससे बैलेंस हो गया, वहां के रुक जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, उसका वेट कम है और जो गैस फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा है, तो अभी इनबैलेंस है, तो अभी वो ऊपर जाएगा और जाकर के बैलेंस होगा, मतलब गैस का लगाया गया अपवर्ड फोर्स, पिस्टन का जो वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, वहां के रुक जाएगा, वो सेकंड वॉल्यूम होगा V2। तो अब हम लोग बात करते हैं V, यहां पर लिखते हैं सिंस फोर्स अप्लाइड, अब ध्यान से इस बात को पढ़िएगा, अप्लाइड बाय द गैस ऑन द पिस्टन इज नॉट कांस्टेंट, वो फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वी टेक स्मॉल एलिमेंटल DW वर्क, स्मॉल एलिमेंटल infinitesimally small work DW for very small displacement dx। बात समझ पाए इसको? मतलब
छोटा सा, वेरी छोटा, बहुत छोटा अमाउंट का वर्क हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो छोटा सा वर्क होगा। ठीक है, पिस्टन ऊपर जाएगा मतलब सिचुएशन क्या होगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए कि गैस इनिशियली यहां था, ठीक है, तो पिस्टन यहां था इनिशियली, तो पिस्टन इस पॉइंट से शिफ्ट होकर इस पॉइंट पे गया। पिस्टन का जो बॉटम प्लेस है, बॉटम सरफेस है, वो इस पॉइंट पे था इनिशियली। ये इसको हम बोलेंगे ए पॉइंट और इसको बोलेंगे बी पॉइंट। तो इनिशियली यहाँ था, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा, जिसको हम लोग dx बोल रहे हैं ना। तो छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए। ठीक, तो ए से बी पॉइंट के लिए पिस्टन ऊपर शिफ्ट हुआ तो फोर्स लगा होगा उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगा ये एफ कौन सा है, गैस का। तो गैस जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, प्रेशर इनटू उसका एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू प्रेशर होगा ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx, ऐसा लिख सकते हैं। अरे बोलिए, ठीक है। तो यहां dw इज इक्वल टू, dw क्यों लिए, क्योंकि वर्क यहां पर जो हो रहा है उसमें फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट वर्क निकाल लेते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, समझ में। तो यहां पर यहां देखना यह है कि F इंटू dx, और उनके बीच का एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। तो कॉस क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी dx इधर ही हो रहा है और फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो थीटा क्या होगा, समझ पाए। तो यहां पर आप देखिए dw इज इक्वल टू, फोर्स की जगह पर क्या लिखेंगे, P। अभी हम नॉर्मल एक बीच का प्रेशर की बात कर रहे हैं, अभी P1 की बात नहीं कर रहे हैं। जब प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उस समय प्रेशर P है, तो यहां P लिखे और इंटू एरिया और इंटू dx इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, dw इज इक्वल टू P A इंटू dx। तो आप हमको ध्यान से देखकर बताइए कि A इंटू dx क्या होगा। A इंटू dx ये स्वेप्ट वॉल्यूम होगा क्या। तो स्वेप्ट वॉल्यूम को हम dv लिख सकते हैं क्या, dv मतलब स्वेप्ट, स्मॉल एलिमेंटल स्वेप्ट वॉल्यूम, जिसमें एरिया तो कांस्टेंट है, dx वेरी करेगा। अब dx यहां से यहां चला जाएगा तो x2 ये मान लेते हैं और इसको x1 मान लेते हैं, तो x2 माइनस x1 होगा। x2 माइनस x1 निकाल लेंगे, वो उसका हाइट हो गया, बाकी क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही रहेगा, वहां वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू x2 माइनस x1 होगा। तो अभी हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx उतने से एरिया में, तो उसके लिए स्वेप्ट वॉल्यूम dv लिख दिए। अब इसको यहां पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, dw इज इक्वल टू p इंटू dv लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये डिफाइंड, ये अमाउंट ऑफ वर्क किसके लिए डिफाइंड है, छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके लिए हुआ है ये वर्क। अब हम लोग को लेना है फॉर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां, ये मान लीजिए कि ऊपर आगे शिफ्ट होकर के, मान लीजिए पिस्टन यहां कहीं आ जाता है, मान लीजिए पिस्टन यहां आ जाता है, शिफ्ट होकर यहां आ गया, तो ये यहां पर कोई एक पोजीशन यहां लेंगे। यहां पर हम क्या मान रहे हैं, इसका वॉल्यूम V1 और यहां वॉल्यूम क्या मानेंगे V2, इससे करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 और यहां प्रेशर क्या होगा P2 होगा क्या। आपको पता है कि P2 इज लेस देन P1 होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, क्योंकि जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जर्नी A से B ये हो गया, और इस पॉइंट को यदि A ले तो ये C पॉइंट हो गया। तो हम बात कर रहे हैं A से C में, तो A से C में A पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है V1, प्रेशर कितना है P1, टेम्परेचर कितना है T1 होगा ऐसा। ठीक है, और B पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है V2, प्रेशर कितना है P2, सॉरी B पॉइंट कर रहे हैं C पॉइंट पर, और टेम्परेचर कितना है T2, हो सकता है ऐसा। ठीक, तो फॉर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट,
कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल नेटवर्क होगा, कहां से कहां, जीरो से डब्ल्यू के लिए करेंगे, और ये कहां से कहां होगा, P इंटू डी वी, कहां से, V1 से लेकर के, क्योंकि यहां वेरिएबल कौन है, dv, इसीलिए उसका लोअर लिमिट लिए, उसका अपर लिमिट लिए। यहां V इंटू डी होता है तो P1 बाय P2 लेते, समझ गए। यहां चेंज किस में आ रहा है, V में। अब यहां समझिए कि चेंज तो यहां प्रेशर में भी आ रहा है, तो प्रेशर में जो चेंज आ रहा है ना, वो वॉल्यूम के टर्म में एक रिलेशंस लेके आएगा। मतलब P जो होगा वो वॉल्यूम के टर्म में कुछ होगा, P बराबर 2V0 स्क्वायर होता, ऐसा कुछ होगा, तो वो वहां इंटीग्रेट हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट निकलेगा। वो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग हम देखेंगे। आखिर पिस्टन यहां से A पॉइंट से C पॉइंट पे गया तो कौन से प्रोसेस को फॉलो किया, अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन अलग अलग होगा, ठीक है। मेनली हम लोग बेसिकली कितने तरह के प्रोसेस पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, उसमें एक है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब पिस्टन A पॉइंट से C पॉइंट जाएगा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, पिस्टन शिफ्ट ही नहीं किया ऊपर, तो क्या होगा। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर सिर्फ चेंज कर रहा है, और सॉरी प्रेशर फिक्स है, बाकी वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो वो हो जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग बात करते हैं अलग अलग प्रोसेस का। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, यहां तक समझ पाए, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। तो हम पहला बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना। तो यहां वर्क बराबर इंटीग्रेशन P इंटू डी वी, V1 V2। तो अब इसका हम ग्राफ लेने वाले हैं। W इज इक्वल टू, प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, तो यहां dV V1 इंटू VT, W इज इक्वल टू P। अब dV का इंटीग्रेशन V कहां से कहां, V1 से V2, तो W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट होगा, ध्यान से देखिए। यहां प्रेशर है, बार में ले लेते हैं, और यहां वॉल्यूम है, मीटर क्यूब में लेते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस है, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह का है। यहां वॉल्यूम V1 है, उससे करस्पॉन्डिंग प्रेशर P है, यहां वॉल्यूम V2 है, उससे करस्पॉन्डिंग प्रेशर। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो हम हैचेस लाइन है, ये एक एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एरिया क्या होगा, वर्क डन किसका क्या, सिर्फ वर्क डन से काम नहीं चलेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि वर्क डन किसका क्या। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक चीज यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं, और यही सब जगह करना है आपको। और आपने बेसिक मैथमेटिक्स जो हम आपको पढ़ाए थे क्लास में, याद है, बेसिक मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाए थे आप लोग को, उस दिन को याद कीजिएगा, भूलिएगा मत। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई थी, और वो जो चीज़ें थी वो आज के दिन के लिए थी, इसी पल के लिए मैंने उस दिन आप लोग को पढ़ाया। अब ध्यान से डायग्राम को समझिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा जोर से चिल्लाइएगा, ठीक है। और जैसा मेरा डायग्राम है बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं बनेगा, ये सिर्फ मेरा कॉपीराइट है, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा भी इसका घमंड, समझ पाए। जो एलिमेंटल स्ट्रिप लिया है वो एलिमेंटल स्ट्रिप ही तय करेगा कि वो एरिया क्या बताएगा। तो वहां पर एलिमेंटल स्ट्रिप जो लिया है उसका एरिया क्या है, P इंटू डी, और P इंटू डी क्या बताता है, इसीलिए एरिया अंडर PV डायग्राम क्या बताएगा, वर्क डन, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं एरिया अंडर PV ग्राफ
ग्राफ गिव्स वर्क डन। अब वर्क डन में किसने किया, किस पे किया, वो हम लोग देखेंगे वो सिस्टम और सराउंडिंग के हिसाब से। अभी तो जो हमको देख के लग रहा है तो सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम मतलब गैस ने पिस्टन पर वर्क किया, पिस्टन को डिस्प्लेस कर दिया। अब मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स के कारण पिस्टन नीचे कंप्रेस करेगा यदि गैस को, तो गैस कंप्रेस्ड हो रहा है तो गैस तो वर्क नहीं करेगा, एक्सटर्नल सिस्टम वर्क करेगा। और ये प्रोसेस स्लोली होगा ताकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर डेवलप ना कर जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए। ठीक है, देखिए आप इस बात को समझिए, थोड़ा फील करने की कोशिश कीजिए। पिस्टन ए पॉइंट से सी पॉइंट जाने में मात्र 10 दिन लगाया, ठीक है, ए पॉइंट से सी पॉइंट जाने में 10 दिन लगा। आपने पहले दिन 6 घंटा ऑब्जर्व किया, फिर अगले दिन आए 6 घंटा ऑब्जर्व किया, फिर अगले दिन आए 6 घंटा ऑब्जर्व किया, ऐसे 10 दिन आपने ऑब्जर्व किया, तब देखा कि ओ पिस्टन तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो आप इस कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा क्यों किया, 10 दिन क्यों समय लिया आपने, ताकि अचानक बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए इस पिस्टन के पास, और उससे क्या होगा ना, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगा, उससे इसका टेम्परेचर अननेसेसरी बढ़ जाएगा, जो हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमको रिवर्सिबल प्रोसेस डिफाइन करना है। रिवर्सिबल प्रोसेस जानते हैं आप लोग, नाम सुना है? रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जितना हमने एनर्जी दिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचने में, उस प्रोसेस को यदि उसको फाइनल स्टेट से फिर से इनिशियल स्टेट लेके आ जाएंगे तो उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हमें दे देगा। ऐसा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को वो आपके सामने बैठ के रोने लगा कि नहीं अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मुझे 200 रुपया चाहिए किसी कीमत पर। अब आप उसके आंख में आंसू नहीं देख पा रहे हैं, आपने बोला कि लो 200 की जगह 300 पकड़ो, और फिर आपने बोला जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा कुछ कर दिया आपने। उसके बाद वो भूल गया, तो आपके दोस्त के बीच का जो संबंध है वो रिवर्सिबल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 300 गया तो आया नहीं। ठीक है, और यदि 300 आपने दिया और आपका फ्रेंड तो ऐसा इतना परोपकारी फ्रेंड तो होता नहीं कि 300 दिया तो 350 दे देगा। यदि आपने 300 दिया और उसके बदले उसने 200 लौटाया, बोला कि देखो यार यही है मेरे पास, जो मेरे जीवन का पूंजी है यही है, तो प्रोसेस रिवर्सिबल, क्यों गया 300 आया कितना। और यदि आपका दोस्त एकदम भगवान राम का उत्तराधिकारी है, तो आपने 300 दिया, 300 रिटर्न कर दिया उसने, तो दोस्ती बहुत अच्छा हुआ। आप फिर गले मिले, दोनों कंधा पे कंधा डाल करके फिर आप लोग चले गए डोमिनोज में, जाके पिज्जा खाया आपने। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल, ताकि फ्यूचर में फिर कभी प्रोसेस होने की बात हुई तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। समझ गए? तो यहां पर आपको अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस नहीं होने देना है। हीट प्रोड्यूस हो गया तो वो अलग से टेम्परेचर राइज कर देगा, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। क्योंकि हीट, आप पिस्टन ऊपर गया तो हीट प्रोड्यूस हुआ, उस कारण से यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया। अब वो रिटर्न बैक नहीं हो सकता, क्योंकि पिस्टन जब नीचे आएगा फिर फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। फ्रिक्शन की खासियत क्या है? फ्रिक्शन कहता है कि तुम बस चलो, फ्रिक्शन कहता है कि तुम बस चलो, हम तुम्हारे विरोध करेंगे। ठीक है, वो बोलता है कि पॉजिटिव एक्स में जाओगे, अच्छा ठीक, तो हम नेगेटिव एक्स में लगेंगे। अब वो कह रहा है कि भाई गलती हो गया, अब हम नेगेटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में नहीं जाएंगे, हम नेगेटिव एक्स में जाएंगे, तो हम पॉजिटिव एक्स में जाएंगे। तो हमेशा वो विरोध करेगा, तो हमेशा तो इसका टेम्परेचर राइज ही होता रहेगा। इसीलिए कहीं भी फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो पाता। समझ गए? चलिए, तो यहां तक राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ गए? अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। किसी को डाउट है, हमको पता है, बस आप पूछ। आइए बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से देखिएगा, इसका थोड़ा सा अलग है। तो हम लिख रहे हैं PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस साइड का जितना सेक्शन है वो सारा सेक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसको हम C नाम दे रहे हैं, तो यहाँ PV इज इक्वल टू C, तो यहाँ आएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इंप्लाइज P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1।
ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसका यूज है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी, है ना। अब यहां पर पी डी वी है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं कि P और V के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं। तो यहां पर कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज P बराबर C बाई V, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। और C क्या है? C कांस्टेंट है और nRT के बराबर है। ठीक, तो यहां ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P की जगह पर C बाई V लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी फाइनल लिमिट पुट कर लेंगे बाद में। अब यहां C बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv बाई v। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? मैथ वाले बताइए। हाँ, इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं? हम पढ़ाए हैं, जितना आपको फिजिक्स में ये यूज होने वाला ये तो हम पढ़ाए हैं आपको। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए 3000 साल हो गया तो भूल गए होंगे। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं, आप लोग भूल गए होंगे, कोई नया बात थोड़ी नहीं, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं इसे, अपनी कमियां भी भूल जाते हैं। आइए, ठीक है क्या? ठीक है सर, आप रट के आते हैं, बता देते हैं। आप तो रट लेते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? तो यहां पर डी डब्ल्यू नहीं होगा, इंटीग्रेशन यूज कर लिए ना, यहां डब्ल्यू होगा। तो डब्ल्यू याद कीजिए, सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एन आर टी लिख सकते हैं, और वी टू बाई वी वन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर एल एन वी टू बाई वी वन फिलहाल लेते हैं, और उसके बाद डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू भी ले सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी इज एल एन पी वन बाई पी टू भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, बोलिए, समझ पाए? तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन है। यदि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो हमें ये 3 इक्वेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये 3 इक्वेशन है। अब मान लीजिए P1 और P2 का रेशियो दिया हुआ है, तो आप इस रिलेशन को फॉलो करिएगा। यदि टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप ये लेकर के, और यदि V1 और V2 का रेशियो दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं। यदि आपको P1 और P2 का रेशियो दिया हुआ है तो यानी V2 बाई V1 का रेशियो दिया हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आप डायरेक्ट उससे ये तीनों में से कोई भी फॉलो करके जो उसके अकॉर्डिंग जरूरत है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए ये प्रेशर है और यहाँ वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, ठीक है, और प्रेशर हो गया पास्कल में। अब आप मान लीजिए कि एक प्रोसेस है इस तरह का, ठीक, यहां पर ये P नॉट है, यहां पर वॉल्यूम जो V इनिशियल है वो V नॉट है, और यहां पर जो वॉल्यूम है V फाइनल वो 2V नॉट है। आपसे पूछ रहा है फॉर दिस प्रोसेस फाइंड the amount of work done क्या होगा? निकाल सकते हैं क्या? एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम क्या होगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इसका वर्क डन, होगा ना। तो हम यहां पर W बराबर क्या लिख सकते हैं? एरिया। ये एरिया कितना होगा? P नॉट इंटू 2V नॉट माइनस V नॉट होगा। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? P नॉट इंटू V नॉट जूल, उसका
वर्क डन हो गया। कब? जब पार्टी जो हमारा सिस्टम है वो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन जाएगा, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा वो कितना होगा? पी नॉट इंटू वी नॉट। एक टर्म यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम ने यदि वर्क, यहां सिस्टम ने वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। और यदि सिस्टम पे वर्क हुआ है, अलग से बना देते हैं, और यदि सिस्टम पे वर्क हुआ है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यदि सिस्टम पे वर्क हुआ है तो यहां वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, सिस्टम पे वर्क होगा तो वर्क नेगेटिव होगा। अब यहां पर वर्क वैल्यू पॉजिटिव आया है, इसका मतलब सिस्टम ने वर्क किया है। सिस्टम ने क्या वर्क किया? इनिशियली उसका वॉल्यूम वी नॉट था, प्रेशर कांस्टेंट रहा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ करके 2 वी नॉट हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा यानी कि पिस्टन ऊपर शिफ्ट हुआ, इस केस में वर्क आपको पॉजिटिव मिला। अब मान लीजिए 2 से 1 प्रोसेस होता तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होता, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो पिस्टन थोड़ी ना ये गैस थोड़ी ना वॉल्यूम डिक्रीज उसका हाइट को डिक्रीज करा देगा, या पिस्टन को नीचे की तरह कंप्रेस जो करेगा वो सिस्टम नहीं करेगा, वो तो सराउंडिंग से होगा। उस केस में वर्क क्या आएगा? नेगेटिव। उसकी, क्योंकि उस केस में फाइनल वॉल्यूम आप वी नॉट लेंगे, इनिशियल वॉल्यूम 2 वी नॉट लेंगे, तो फाइनल वी नॉट और इनिशियल 2 वी नॉट, तो वी नॉट माइनस 2 वी नॉट, तो वहां नेगेटिव आ गया वैल्यू, इसीलिए वहां पर नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ध्यान में ये रखिएगा, सिस्टम पे वर्क होगा नेगेटिव, सिस्टम वर्क करेगा पॉजिटिव।